ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिर्फ एक जन का ही मॉर्निंग गुड है कि बाकियों का भी है? ये तो हाँ, मतलब ये लोग अपने ही धुन में रहते हैं हमेशा, पूरा ग्रुप। हाँ, अभी भी होश ही नहीं है इन लोगों का कि स्टार्ट हो गया, कुछ बोल रहे सर। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, चलो गुड मॉर्निंग। हाँ चलो ठीक है, शुरू करते हैं तो फिर। ओके, तो कल हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड समझ लिया था। कल तक हम लोगों ने जो बेसिकली डिस्कस कर लिया वो ये था कि हम लोगों ने ये देख लिया कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएबल असेट मतलब क्या क्या होते हैं, डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, ये हम लोगों ने कल तक समझ लिया। उसके अलावा हम लोगों ने देख लिया डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, है ना। कौन से दो मेथड देखे हमने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में, नाम दिया था उसका? हाँ हाँ, अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं। अकाउंटिंग के कौन से दो तरीके देखे अपन ने? डायरेक्ट मेथड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है। तो दोनों हम लोगों ने देखा, दोनों में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्या असर होता है, किस तरह से वो अपीयर करता है, ये हम लोगों ने कल देखा। कल हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का लॉजिक देखा, व्हाई डेप्रिसिएशन इज अ प्रोविजन, डेप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव इज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, कल वो लॉजिक देखा हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, जिसमें हम लोगों ने एसएलएम को बारीकी से देखा। ओके, ऊपर ऊपर से नहीं, बारीकी से देखा, राइट। रिवाइज किया था घर जाके। देखो भाई, क्लास में हम लोगों ने बारीकी में देखा, लेकिन घर जाके रिवाइज ही नहीं किया, हेंस एग्जाम में वैसे ही पहुंच गए, तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ ना इस क्लास का। गेटिंग मी? अगर आप क्लास में आए हो और अगर हम लोगों ने कोई चीज बारीकी में देखा है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम घर जाके उसे रिवाइज करें और उस चीज में प्रो बन के आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल टू द नेक्स्ट मेथड, एंड दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब यहां पर सीधी बात, नो बकवास, हम लोग सीधे सीधे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो बात यहां पर ऐसा है कि इसका एक फॉर्मूला है जो मॉड्यूल में दिया हुआ है, वो फॉर्मूला देखा जा सकता है, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मतलब अपन थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि उस फॉर्मूले के ऊपर एज सच, उसके एप्लीकेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन कभी पूछते ही नहीं है, ठीक है। सो लेट्स इग्नोर दैट पार्ट, वो एक पार्ट को इग्नोर करते हुए हम लोग बाकी हर चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ऑल्सो नोन एज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब ये मेथड का ये नाम होने की वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। कंफ्यूजन नंबर 1 ये है कि जहां कहीं भी WDV दिखा मतलब यही मेथड। भाई साहब समझने की कोशिश कीजिए, ये भी आदित्य है, वो भी आदित्य है, दोनों सेम है क्या? नहीं ना। जब एक ही नाम के दो अलग पर्सन हो सकते हैं तो एक ही नाम दो अलग अलग जगह पे हमें नहीं दिख सकते। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर सिर्फ WDV दिखाई दे, मैंने क्या कहा? WDV मेथड नहीं कहा, WDV मेथड इज डिफरेंट, लेकिन जब मैं सिर्फ WDV कहता हूं उसका मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रिटन डाउन वैल्यू? भाई एसेट में से, एसेट के कॉस्ट में से जो भी डेप्रिसिएशन माइनस किया, जो बैलेंस बचा है उसे हम कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है। चाहे मैं SLM लगाऊं, चाहे मैं ये मेथड लगाऊं, चाहे मैं SYDM लगाऊं, चाहे मैं कोई भी मेथड लगाऊं, किसी भी मेथड से डेप्रिसिएशन माइनस करके, कॉस्ट में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूं, बैलेंस को हम WDV ही कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरली स्पीकिंग जब मैराथन सेशंस होते हैं तब अगर मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा, एक क्वेश्चन लिखा, और स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन में मैंने किया कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, बैलेंस में अगर मैंने लिखा WDV, एक ना एक क्वेश्चन मुझे जरूर दिखाई देता है जिसमें यह लिखा रहता है सर कैसे WDV, आपने तो SLM लगाया, तो ये WDV कैसे हो गया? ठीक है, तो जरा आराम से इस बात को समझो, WDV अलग होता है और WDV मेथड अलग होता है,
गेटिंग मी? WDV हर तरह के कैलकुलेशन में आता है. WDV इज बेसिकली कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है, ये हर जगह पे आएगा. ओके, कोई भी मेथड लगाओ. अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एक और नाम है इसका, कोई बता सकता है क्या नाम है? यस, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ठीक है, एक और नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. Okay, now this is an accelerated depreciation method. Accelerated depreciation method का मतलब क्या हुआ? जैसा कि यहां पे इमेज आपको दिखाई दे रहा है, एक विजुअलाइजेशन अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे सब लोग. आपको असेट सबसे ज्यादा बेनिफिट उसके पहले साल में देता है. ठीक है, अब कोई भी कार खरीद लो, सपोज सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस उसका पहले साल में होता है, दूसरे साल में थोड़ा सा कमजोर होता है, तीसरे साल में और थोड़ा कम, चौथे में और कम, ऐसे धीरे 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 उसका बेनिफिट कम होता जाता है. दिस इज नॉर्मली द नेचर ऑफ एनी मैनमेड मशीन और एनी मैनमेड असेट. करेक्ट? तो यहां पर इसी तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन, सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिल रहा है तब चार्ज करो, उसके बाद थोड़ा कम, उसके बाद और कम, उसके बाद और कम. ठीक है, अब इसका जो मेन लॉजिक है, व्हाई दिस मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड, सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है. क्यों? Why this method is very popular? इसी का ध्यान है? बीच बीच में कहीं और खो जा रहे हो? पक्का? ठीक है, ओके. नहीं, होता है कभी कभी, क्या होता है कि सुनते सुनते हम लोग एकदम से कुछ और याद आ जाता है तो वहीं चले जाते हैं, तो ध्यान दो. ठीक है, तो देखो अभी इसके ऊपर कभी कभी हम लोग को थियरी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और वो क्या है? लिसन टू मी. व्हाट इज इट कि आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की अगर बात करो ना, तो ये बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में सिंक हो जाता है. कैसे सिंक हो जाता है? जरा सोच के देखिए. आप असेट को मेंटेन करने के लिए आपको अलग अलग तरह के खर्चे रहते हैं. मतलब देखो, असेट खरीदने के पहले आपने कॉस्ट में खरीदा, दैट इज प्री एक्विजिशन. लेकिन पोस्ट एक्विजिशन अगर मैं खर्चों की बात कर रहा हूं, तो उसमें एक तो आ गया डेप्रिसिएशन, विच इज नॉट अ एक्सपेंस, इट इज अ प्रोविजन. ठीक है, उसमें हम लोग पैसे जमा कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन एक चीज और आता है, असेट को मेंटेन करने के लिए रिपेयर्स का खर्चा. करेक्ट? अब जरा ध्यान से देखना कैसा होता है. ये दो तरह की चीज है, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स. ये किस तरह से आपस में सिंक हो जाते हैं, ये देखो. आप सबसे पहले इस मेथड में सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन कौन से ईयर में चार्ज कर रहे हो? ईयर 1 में. ठीक है, क्या ईयर 1 में मुझे बहुत रिपेयर का खर्चा लगेगा? नहीं, लगभग नहीं लगेगा. ठीक है, अच्छा, दूसरे साल में डेप्रिसिएशन थोड़ा कम हुआ, और यहां पे दूसरे साल में रिपेयर्स का खर्चा थोड़ा सा बढ़ा. तीसरे साल में डेप्रिसिएशन और कम हुआ, और यहां तीसरे साल में रिपेयर्स का खर्चा और थोड़ा बढ़ा. चौथे साल में डेप्रिसिएशन और कम, चौथे साल में रिपेयर्स का खर्चा थोड़ा ज्यादा है. पांचवें साल में एकदम कम डेप्रिसिएशन, पांचवें साल में शायद रिपेयर्स अच्छा खासा है. देख रहे हो कैसा सिंक हो रहा है? जब डेप्रिसिएशन ज्यादा है, रिपेयर्स कम, और जैसे जैसे डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है, वैसे वैसे रिपेयर्स का खर्चा बढ़ता जा रहा है. तो ये आपस में बढ़िया सिंक हो जाता है. ठीक है, that is the reason this method is so popular. Okay, this is a method that is mostly recognized in almost all the law. ऐसा कोई लॉ नहीं है जो इस मेथड को रिकॉग्नाइज नहीं करता. लेकिन साथ ही साथ लेट मी टेल यू वन थिंग, ये इनकम टैक्स एक्ट में भी रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन उनका अपना ही स्टाइल है. ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में यही मेथड है, लेकिन उनका अपना ही स्टाइल है. वो कैसा स्टाइल है ये आप लोग आगे चल के पढ़ोगे. मैं एक ट्रेलर दे देता हूं आप लोगों को हल्का फुल्का. हम लोग जब ये मेथड लगाएंगे, अगर मैंने कहा कि मुझे 20% पर एनम लगाना है, क्या कहा मैंने? 20% पर एनम, है ना? तो भाई साहब, अब मुझे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? डिपेंड करता है एसेट के यूज पे. अगर मैंने एसेट को 12 महीने यूज किया तो 20% इंटू 12/12. मैंने अगर 9 महीने यूज किया तो 20% इंटू 9/12. मैंने 6 महीने यूज किया तो 20% इंटू 6/12. मैंने 3 महीने यूज किया तो 20% इंटू 3/12. ऐसे ही करते हम लोग. दिस इज नॉर्मल अकाउंटिंग. करेक्ट? इनकम टैक्स का अपना ही स्टाइल है. क्या स्टाइल है? ये दिमाग खराब, या तो अपन 100% चार्ज करेंगे या तो 50% चार्ज करेंगे, बस. मतलब अगर आपने 9 महीने यूज किया
तो भी इंटू 12/12 होगा, और अगर आपने 3 महीने यूज किया तो इंटू 6/12 होगा। हैं, ये क्या है सर? ऐसे ही है। तो मैं यही कह रहा हूं, इट इज अ बिट डिफरेंट, और इसीलिए मैं इस तरह से कह रहा हूं, उनका अपना ही स्टाइल है, वो अलग है, जो आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, उसके लिए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है? यस। तो जो भी हो, ये अपन बाद में देखेंगे। अभी पॉइंट इज कि इसके जैसा मिलता जुलता मेथड इज इन इनकम टैक्स, नॉट एग्जैक्टली द सेम। ठीक है? चलो ठीक है। अब यहां पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट अस अज्यूम कि असेट का जो कॉस्ट है ये है 5 लाख रुपए। ठीक है? अब डेप्रिसिएशन का जो परसेंट होता है, ये कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो थोड़ा मैथमेटिकल है, जिसका शॉर्टकट आई एम श्योर आपको अमन सर ने ऑलरेडी सिखाया हुआ है। वो अपन शॉर्टकट देख के कर सकते हैं, लेकिन नॉट अ बिग डील, क्योंकि वो करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उसमें आज तक क्वेश्चन नहीं आया। तो वी कैन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क हियर, तो वो फॉर्मूला को अपन अवॉइड करते हैं। व्हाट हैपेंस इन द क्वेश्चन इज द डेप्रिसिएशन रेट इज ऑलवेज गिवन टू अस। ठीक है? तो लेट अस अज्यूम दैट द डेप्रिसिएशन रेट इज 20% पर एनम। 20% पर एनम। नाउ लेट मी टेक वन सिंगल डेटा हेयर, और इस डेटा की मदद से हम समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज टू बी डन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस डेटा की मदद से क्वेश्चंस को बहुत सारे किताब में गलत सॉल्व किया हुआ है। ठीक है? किसी जमाने में जब आपका अकाउंट्स का पेपर भी एमसीक्यू बेस्ड हुआ करता था, हाइट, सेम क्वेश्चन एक पेज में एक तरीके से सॉल्व, और वही क्वेश्चन किसी और पेज में दूसरे तरीके से सॉल्व, मॉड्यूल में ऐसा हो चुका है। ठीक है? तो तब तो लोग परेशान हो जाते थे, एमसीक्यू था, एमसीक्यू में तो एक ही ऑप्शन मार्क करना है, करे क्या सर? ठीक है? मतलब मॉड्यूल बोलता है 2+2 = 4, और दूसरी जगह बोलता है 2+2 = 7। अरे भाई हम क्या करें? अगर हम 2+2 लॉजिकली 4 लिख के आए तो बोलेंगे कि आपने वो पेज क्यों नहीं पढ़ा? अरे यार हद है। और अगर लिख के जाएंगे कि 2+2 = 7 तो बोलेंगे अरे गलत बोलते हो आप, इतना भी नहीं मालूम। वो गलती हो सकती है, पेज में मिसप्रिंट हो सकता है। ठीक है? तो ऐसा भी कभी जमाना गया है। इंस्टीट्यूट कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है? हम ही को मान लेना पड़ता है। मैं वही कहता हूं ना, शुरू से वही कहता हूं, इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट का रिलेशनशिप इज एग्जैक्टली लाइक हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसा होता है? हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में एक पर्सन हमेशा गलत होता है एंड द अदर वन इज ऑलवेज द वाइफ। सही है? तो ऐसा ही इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट का रिलेशन होता है। एक पर्सन हमेशा गलत होता है एंड द अदर वन इज ऑलवेज आईसीआई। आईसीआई कभी गलत हो ही नहीं सकता, मानेगा ही नहीं वो। ठीक है? तो जो भी हो, अब मैं यहां पे वो इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं। इंफॉर्मेशन इज सिंपल, सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू लिख के रखो 50,000। मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूं, और प्लीज अंडरस्टैंड कि इसमें आपको किताबों में डिस्प्यूट नजर आएगा इस सैल्वेज वैल्यू के ट्रीटमेंट को लेके, लेकिन मैं आपको यहां पे ये बता दे रहा हूं कि सही ट्रीटमेंट क्या है। Whenever, listen to me very carefully, whenever किसी भी मेथड में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया है, आई रिपीट, whenever किसी भी मेथड में, सिर्फ ये मेथड नहीं, किसी भी मेथड में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया है, that percentage is always to be applied ignoring salvage value। ठीक है? आपने सीधा सीधा सैल्वेज वैल्यू को काट देना है। ये आपके कोई काम का नहीं है, अगर दिया भी रहा तो। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? क्यों सर? सबूत देखो, सिर्फ बोल देने से यकीन मत करो, सबूत देखो। सबूत क्या है? क्या आप सैल्वेज वैल्यू की अकाउंटिंग आज के डेट पे करते हो? सैल्वेज वैल्यू तो एंड में मिलेगा ना भाई। जब एंड में मिलेगा तब अकाउंटिंग करेंगे, आज तो मिला ही नहीं है। It is only considered while calculating the depreciation percentage. Salvage value definitely consider होता है when we calculate that depreciation rate. तो वो जो rate दिख रहा है ना 20%, वो rate is already considering that salvage value. तो इसीलिए अगर आप अब कैलकुलेट करते वक्त 5 लाख में से 50,000 माइनस करते हो और फिर 20% लगाते हो, तो आपने वो 50,000 के सैल्वेज वैल्यू को 2 बार एडजस्ट कर लिया, जो कि गलत होगा। ठीक है?
एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर बुक्स, वेरी गुड एंड रिकग्नाइज्ड बुक्स, जिन्होंने सैल्वेज वैल्यू माइनस करके 20% कैलकुलेट किया हुआ है. ठीक है, प्लीज नोट, अगर ऐसा कुछ दिखा प्लीज करेक्ट इट. 20% विल बी अप्लाइड ओनली ऑन डायरेक्टली 5 lakhs. ठीक है. अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ इतना है कि दिस 20% is to be applied on opening balance of the asset. Ignore the salvage value, always you will apply that on the opening balance of the asset. As simple as that. ठीक है. अब देखते हैं सिंपल. सबसे पहले मेरे पास जो असेट है उसका कॉस्ट है 5 लाख. असेट का कॉस्ट कितना है? 5 लाख. मैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा इस 5 लाख का 20%, जो कि आता है कितना? 1 लाख. ठीक है. 1 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज करने पे अब एसेट का वैल्यू कितना बच गया? 4 लाख. ठीक है. तो अब दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 4 लाख का 20%. तो 4 लाख का 20% कम्स टू हाउ मच? 80,000. ठीक है. कितना बच गया? 4 लाख माइनस 80,000, 3,20,000. यहां पे भी लिख के रख देता हूं मैं. तो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन दैट इज 20% विल बी अप्लाइड ऑन 3,20,000, यानी कितना होगा? 64,000. कितना बच गया? 2,56,000. तो चौथे साल का डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस 2,56,000. 51,200. बैलेंस कितना बचा? 2,04,800. अब इस 2,04,800 पे अगला डेप्रिसिएशन विच विल बी एट रेट 20%, ये आ गया 40,960. व्हाट इज द WDV? 163,840. ओके. नाउ यहां पर तो मैंने कोई फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मैथमेटिकली अगर हम देखने जाए तो यू ऑलवेज कैलकुलेट 20% ऑफ द ओपनिंग बैलेंस. तो भाई मैथमेटिकली अगर मैं सोचूं तो इफ आई एम कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एज 20% ऑफ द ओपनिंग बैलेंस, देयर विल ऑलवेज बी एन 80% बैलेंस. सो द बैलेंस विल नेवर एवर बी जीरो. मैथमेटिकली बैलेंस हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा ही. 80% तो कुछ ना कुछ बचेगा ही ना. ठीक है. तो ये मैथमेटिकल लॉजिक है. बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस मेथड, तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ऐसा बना हुआ है कि ऑटोमेटिकली आप इस तरह से माइनस करते हुए एक जो लाइफ होता है, लाइफ के एंड में यू विल रीच टू द सैल्वेज वैल्यू. ये मैथमेटिकल उस तरह से बना है कि आप उसे बराबर, जैसे 5 साल का लाइफ है तो 5 साल बाद उसके सैल्वेज वैल्यू तक ही आप पहुंचोगे. यहां ऐसा नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने रैंडम एक परसेंटेज ले लिया. ठीक है. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का परसेंटेज नीड नॉट ऑलवेज बी अ राउंड फिगर लाइक 20%, 10% और 15%. इट कैन ऑल्सो बी इन डेसिमल्स. ठीक है. तो वैसे डेसिमल्स में रहेगा, तब जाके आप उसे कैलकुलेट करते करते बराबर सैल्वेज वैल्यू तक पहुंच सकते हो. ठीक है. हमारे एग्जाम में ऐसा ना करते हुए सीधा सीधा एक सिंपल परसेंटेज दे देते हैं ताकि हमारे लिए काम आसान हो. नहीं तो जरा इमेजिन करो परसेंटेज ही डेसिमल्स में. इमेजिन करो 14.72%. आप हर साल का डेप्रिसिएशन निकालोगे, कॉन्फिडेंस ही हिल जाएगा. भाई ये क्या हो रहा है, हर साल का डेप्रिसिएशन डेसिमल्स में. फिर सबके झगड़े, सर मैंने एक डिजिट ऊपर लिया, सर मैंने एक डिजिट नीचे लिया. ठीक है. तो वो आसान करने के लिए ऐसा कर देते हैं. ठीक है. सो इवन इफ द सैल्वेज वैल्यू इज गिवन, इग्नोर दैट सैल्वेज वैल्यू, जस्ट अप्लाई द रेट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट. ठीक है. दिस इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. सिंपल. जमा? हाँ, वेरी डिफिकल्ट. इतना ये मुश्किल है, इतना ही मुश्किल है. सुना ना मैंने क्या बोला? इतना मुश्किल है. ओके, दैट्स इट. अच्छा, वो अभी ऑफिस में ही है. ठीक है. अब बाद में ले लो, नहीं तो लेके आ जाओगे.
लिखना तो रहेगा, लेके आ जाओ। मैं से सोच रहा हूँ टैली क्यों नहीं हो रहा है। कंसेप्ट बुक के जितने प्रिंट निकले थे, जितने जन प्रेजेंट है रहते हैं, उससे 5 कॉपी ज़्यादा प्रिंट करवाए थे। ठीक है, फिर कल शाम को जब कुछ लोगों को नहीं मिला, कल दोपहर को, तब 5 कॉपीज और एक्स्ट्रा प्रिंट करवाए। तो मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा टैली क्यों नहीं हो रहा। तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, कुछ लोगों ने सर वो मेरे दोस्त के लिए रख लिया, वैसा करके कुछ ले लिए होंगे मे बी। चलो, अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सिंपल सा है, लेकिन कैसा है कि इंस्टीट्यूट इसको यूज करते रहता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपन कैलकुलेटर के साथ खेलते हैं। ठीक है, मतलब ये शॉर्टकट सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, क्योंकि एक बात याद रखना, आपको हर चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर अकाउंट्स एमसीक्यू बेस्ड होता तो रियली मजा आ जाता आज। ठीक है, मतलब आप 10-20 सेकंड में आंसर निकाल लेते। ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी थोड़ा कैलकुलेटर के साथ खेलते हैं अपन। ठीक है, सब लोग रेडी विद द कैलकुलेटर? अभी अभी आपने कुछ कैलकुलेशन किया है, 5 लाख में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, आपको WDV मिला, करेक्ट? यही कैलकुलेशन पूरा जो वहां पे किया हुआ है अब अपन कैलकुलेटर में करते हैं। ओके, राइट डाउन विथ मी सब लोग। कैलकुलेटर रेडी सबका? चलो लिखो 5 लाख, लिखा 5 लाख इंटू 20% डेप्रिसिएशन आ गया, माइनस इक्वल टू WDV आ गया। ठीक है, इंटू 20% डेप्रिसिएशन आ गया दूसरे साल का, माइनस इक्वल टू WDV आ गया दूसरे साल का, इंटू 20% डेप्रिसिएशन आ गया तीसरे साल का, माइनस इक्वल टू WDV आ गया तीसरे साल का। स्टेप्स लिखवा के फायदा नहीं है, क्योंकि अपन ये नहीं कर सकते, अपने को पूरा लिखना पड़ेगा ना, अपना एमसीक्यू बेस थोड़ी है। डेप्रिसिएशन, हाँ तो कुछ नहीं, देखो मैंने क्या किया, लिखना है वैसे आप लोग ऐसे ही लिख के रख लो कि पहले जो कॉस्ट है उसको लिखा 500,000, आई मीन 5 लाख। ठीक है, उसके बाद इनटू डेप्रिसिएशन रेट 20%। ठीक है, फिर बस माइनस इक्वल टू कर रहा हूं तो बैलेंस आ गया। ठीक है, फिर से 20% निकाला, इंटू 20%, फिर माइनस इक्वल टू, बैलेंस आ गया। ठीक है, ओके, अब इससे भी एक शॉर्टकट मेथड है, बताओ। देखो आपके कैलकुलेटर को ना कमांड कैसा मिलता है उसके ऊपर सब चीजें रहता है, मैं बताता हूं आपको। देखो प्लस माइनस इक्वल टू एंड प्राइस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है ना। तो मैं पहले मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता रहा हूं जो थोड़ा अलग है, प्लस माइनस और डिवीजन इन दोनों के बारे में अलग से बता रहा हूं जो कि थोड़ा अलग है। ये कैलकुलेटर की खासियत है जो आपके कैलकुलेटर में इनबिल्ट है। ठीक है, देखो आप कोई भी नंबर x, या x नहीं लेते यार, a इंटू बी अगर आपने किया, इफ यू मल्टीप्लाई, इफ यू टेक द प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी एंड इफ यू प्रेस इक्वल टू, आंसर आ जाएगा ए बी, करेक्ट? नाउ इफ यू प्रेस एनी नंबर, लाइक सपोज यू प्रेस c, देन द आंसर ऑटोमेटिकली विल बी ए सी। क्या मैं कह रहा हूं, देखो कोई भी एक नंबर ले लो कैलकुलेटर में, जैसे 2 इंटू 3, आंसर आ गया 6। ठीक है, कैलकुलेटर क्या करेगा, वो पहले 2 कीज को अपने दिमाग में बिठा लेगा, 2 इंटू। अब आप कोई भी नंबर प्रेस करो जैसे 4 और फिर इक्वल टू प्रेस करो तो वो उसे 2 से मल्टीप्लाई करके जवाब देगा, आंसर आएगा 8। समझ रहे हो बात को? तो ये कैलकुलेटर के अंदर इनबिल्ट है, ये ऐसा ही करता है, हर कैलकुलेटर नहीं करता, कुछ कुछ कैलकुलेटर थोड़ा अलग भी काम करते हैं, स्पेशली वो वाले कैलकुलेटर जिसमें इनटू 2 बार दबाने पे स्क्रीन में के लिख के आ जाता है, वो के वाले कैलकुलेटर अलग होते हैं।
आपका कैलकुलेटर वैसा नहीं है, ठीक है? मेरे ख्याल से सब लोग यही वाला कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, करेक्ट? अमन सर ने जो रेकमेंड किया यही वाला कैलकुलेटर यूज कर रहे हो ना? दिस इज परफेक्ट, एकदम परफेक्ट काम करता है ये, ठीक है? अच्छा, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, यही चीज प्लस माइनस और डिवीजन में भी काम करेगा क्या? करेगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बात अलग है। जैसे अगर मान के चलो मैंने 10 प्लस 4 किया, 10 प्लस 4, आंसर आ गया 14। अब कैलकुलेटर क्या करता है, ये चीज को याद रखता है, प्लस 4। अब आप कोई भी नंबर प्रेस करो, जैसे मान के चलो 7 इक्वल टू, आंसर क्या आएगा देखो, क्या आंसर आया? 11, ठीक है? क्या किया कैलकुलेटर ने? कैलकुलेटर ने इसको याद रख लिया, प्लस 4। अब आपने जैसे ही कोई भी नंबर प्रेस किया और इक्वल टू प्रेस किया, तो उसने उस नंबर को 4 प्लस करके आंसर दे दिया आपको। आप कोई भी और नंबर प्रेस करो, वो 4 ऐड करके देगा। आप 9 प्रेस करो, देखो 13 आएगा आंसर, 9 और इक्वल टू। अब कैलकुलेटर ट्रिक है, ठीक है? तो यही होगा माइनस में, यही होगा डिवीजन में। माइनस, डिवीजन और प्लस में सेकंड वाला याद रखता है वो, और मल्टीप्लिकेशन में पहला वाला याद रखता है। अब जो शॉर्टकट मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं, वो शॉर्टकट कुछ ऐसा है, देखो यहां पे। जैसे मान के चलो मैंने a इंटू बी किया, आंसर आएगा ए बी, ठीक है? अब अगर विदाउट प्रेसिंग एनीथिंग आई प्रेस इक्वल टू, तो क्या होगा? सुनो बात को, ये इसको याद रख रहा है कैलकुलेटर। अब विदाउट प्रेसिंग एनीथिंग इफ आई प्रेस इक्वल टू, तो वो क्या करेगा, ये जो स्क्रीन में आंसर दिख रहा है इसी को a से मल्टीप्लाई करके दे देगा, यानी आंसर मिलेगा a²b, ठीक है? मतलब क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 इंटू 3 किया अपन ने, आंसर आ गया 6। कैलकुलेटर ने दिमाग में बैठा लिया 2 इंटू, ठीक है? अब विदाउट प्रेसिंग एनी नंबर इफ वी प्रेस इक्वल टू, तो कैलकुलेटर क्या करेगा, 6 को ही 2 से मल्टीप्लाई करके जवाब देगा, आंसर आएगा 12। फिर से इक्वल टू दबाओगे तो स्क्रीन में 12 दिख रहा है, उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके दे देगा, 24। समझ में आ रहा है? और यहीं पे आपको अभी मैं जो बताने जा रहा हूं ट्रिक, उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रोल है, इसलिए मैं डिवीजन के बारे में अभी कुछ बता रहा हूं। देखो, जैसे मान के चलो मैं 1000 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं, तो कैलकुलेटर अपने दिमाग में डिवाइडेड बाय 2 को फीड कर लेगा, ठीक है? अब देखो इक्वल टू दबाओ, आंसर क्या आया, 500। अब विदाउट प्रेसिंग एनीथिंग इफ आई डायरेक्टली प्रेस इक्वल टू, तो कैलकुलेटर ने दिमाग में रखा है डिवाइडेड बाय 2, स्क्रीन में दिख रहा है 500, तो वो कैसे कमांड लेगा, जो 500 दिख रहा है स्क्रीन में उसी को डिवाइड बाय 2 करके देना है। तो जैसे ही आप इक्वल टू दबाओगे, आंसर आएगा 250। अब स्क्रीन में दिख रहा है 250, फिर से इक्वल टू दबाओगे, आंसर आएगा 125। समझ रहे हो बात को? तो दिस इज व्हाट कैलकुलेटर डज, दिस इज द इनबिल्ट नेचर ऑफ कैलकुलेटर। अब अपन इसी को यूज करेंगे अपने कैलकुलेशन में। कैसे? देखो भाई, पहले साल का कॉस्ट ऑफ द एसेट वाज 5 lakhs। अभी अभी अपन ने जो कैलकुलेशन किया, कॉस्ट ऑफ द एसेट वाज 5 lakhs, डेप्रिसिएशन रेट वाज 20%। कैन आई से कि WDV मेथड में एवरी ईयर्स डेप्रिसिएशन रेट इज कांस्टेंट? क्या मैं ये कह सकता हूं कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट इज कांस्टेंट? मैं क्या पूछ रहा हूं, समझ रहे हो ना? क्या WDV या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर इज कांस्टेंट? नहीं। बट कैन आई से कि डेप्रिसिएशन का रेट इज कांस्टेंट? रेट इज कांस्टेंट। तो कैन आई से कि इफ एवरी ईयर आई एम डेप्रिसिएटिंग 20%, बैलेंस इज 80%? करेक्ट? WDV या बैलेंस ऑलवेज इज 80% और 0.8। ओके, बस अब मैं इसको यूज करने वाला हूं। कैसे यूज करूंगा? मैं 0.8 विच इज कांस्टेंट, इसको लिखूंगा पहले 0.8, ठीक है? और फिर इनटू 5 lakhs, ऐसा प्रेस करके आई विल जस्ट कीप ऑन प्रेसिंग इक्वल टू, मुझे डायरेक्टली WDV मिलता जाएगा। आप अपने आंसर को टैली करते हुए चलो। इक्वल टू एक बार दबाओ, देखो पहले साल का WDV मिला, फिर से इक्वल टू दबाओ, देखो दूसरे साल का WDV मिला, फिर से इक्वल टू दबाओ, वन माइनस, हाँ
हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हो, तो वो कौन सी बड़ी बात है, हैं? If the rate is 20%, balance is 80%. If the rate is 10%, balance is 90%. If the rate is 15%, balance is 85%. सिंपल तो है आज, ठीक है। ये दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ अमन सर, सीरियसली। मतलब उसमें कैसा है, अमन सर ने जो टेक्निक्स डेवलप किए हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं किया उन्होंने कि यार सिर्फ एक टेक्निक है, मतलब उनको ये मैंने देखा है, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम सीरियसली। मैथ्स पढ़ाने के लिए जितना पेशेंस लगता है उतना किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं लगता, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अमन सर सीरियसली, मतलब एकदम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी कोई चीज़ में अगर अटक जाता है, अगर नहीं कर पाते हैं, तो वो उसके लेवल में उतर के वो शॉर्टकट्स को डेवलप करते हैं। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट अबाउट हिम। मेरे में तो उतना पेशेंस नहीं है अमन सर जितना, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो हाँ, नहीं, ये मैंने आंखों के सामने देखा है, उनका रिसर्च मैंने आंखों के सामने देखा है। ही इज़ बाप रे बाप, भयंकर, टू मच। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी उसका रिजल्ट ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि एज ए स्टूडेंट आप लोगों को उनको प्राउड फील करवाना है। मेरे को भी करवाना यार अकाउंट्स में, मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा गरीब मानुस मेहनत ठीक है, चलो। हाँ जी, अब कभी कभी क्या होता है, लिसन टू मी, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में अपने को घुमाते हैं। कैसे घुमाएंगे, देखो अभी अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, अभी अभी कुछ कैलकुलेशन किया है, उसी क्वेश्चन का सहारा लेके मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, ठीक है। asset was purchased on 1/1/2016, 1/1/2016, ठीक है। and WDV on 31/12/20 was 1,63,840। हाँ, नहीं, अभी पहले कैलकुलेशन कर लेते फिर बाद में लिख सकते हो। असेट को हमने परचेस किया था 1/1/16 को, और WDV मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और WDV ऑन 31/12/20 इज 163,840। मैं आपको रिड्यूसिंग बैलेंस का डेप्रिसिएशन रेट दे रहा हूं, डेप्रिसिएशन रेट इज 20%, ठीक है, ऐसा है। अब द क्वेश्चन इज ऑफ चेंज इन मेथड। समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। द क्वेश्चन इज ऑन चेंज इन मेथड, ठीक है। आपको मेथड चेंज करके लगाना है SLM, ठीक है। रेट मान के चलो सेम है 20%, लेकिन आपको लगाना है SLM। अब अगर रेट सेम है 20%, SLM किस पे लगता है? क्या WDV पे लगता है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। क्या आपको ओरिजिनल कॉस्ट दिया है यहां पर? आपको क्या दिया है? WDV दिया है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ओरिजिनल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसका 20%। आप डायरेक्टली 163,840 का 20% नहीं निकाल सकते। कुछ समझ रहे हो क्या हो रहा है? इंस्टीट्यूट इस तरह से चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर हम लोग बारीकी में हर मेथड को सीख के रख लें तो फिर यहां हम लोग अटकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं कैसे करना। इफ डेप्रिसिएशन रेट इज 20%, कैन आई से बैलेंस इज 80% या 0.8, करेक्ट। तो मैं अब कैलकुलेटर में डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूं, लेकिन लिखना भी पड़ेगा मुझे। क्या करूंगा देखो, पहले 163,840 WDV दिया है, डिवाइडेड बाय 0.8। व्हाट इज 0.8? द बैलेंस। अब बस इक्वल टू प्रेस करते हुए चलो, एक बार इक्वल टू दबाओ, देखो क्या आंसर आया। कैन आई से ये पिछले साल वाला WDV है, फिर से इक्वल टू दबाओ, देखो क्या आया, 2,56,000, उसके पहले का WDV। फिर से इक्वल टू दबाओ, 3,20,000, फिर से इक्वल टू दबाओ, 4 लाख, फिर से इक्वल टू दबाओ। समझे क्या हुआ?
सीधा हम लोग बैकवर्ड्स चले गए और कॉस तक पहुंच गए। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं कितनी बार इक्वल टू दबाऊं सर? तो देखो यहां पे ये डेट कौन सा है 31/12/20 और ये डेट कौन सा है 11/16। सो 11/16 से 31/12/20 कितने साल हो गए? 11/16 से 31/12/16 एक, 31/12/17 दो, 31/12/18 तीन, 31/12/19 चार, 31/12/20 पांच साल हुए, है ना? सो मुझे कितनी बार इक्वल टू प्रेस करना है? 5 बार। ठीक है, 5 बार मतलब 163,840 डिवाइडेड बाय 0.8। कितने बार इक्वल टू? 5 बार। 1 2 3 4 5 आ गया? करके देखा कैलकुलेटर पे? मैथमेटिकली अगर इसको लिखना है तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अपन, क्योंकि अपने को तो लिखना पड़ेगा ना। डिवाइडेड बाय 0.8, ओके, टू द पावर 5। हाँ, आराम से आराम से। सॉरी, हाँ वो बॉक्स में लिख लो, करेक्ट। हाँ वो बॉक्स के अंदर लिख दो। ये सब चीजें ब्रेक में भी हो सकते हैं ना? तो वेदांती की क्या गलती है इसमें? इसमें हर्ष की गलती है। वो कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रही है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रहा है। दिस इज रॉन्ग। नहीं, एक मिनट, तुम लोग कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो? अपने क्लास का टेस्ट अलग है और जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया वो टेस्ट अलग है, ठीक है? अपना टेस्ट अभी नहीं है, क्लास का टेस्ट नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। कल का ना, परसों का? हाँ 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 हाँ, ऑनलाइन। हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, ताकि सर हम लोग सुबह सुबह उठ के क्लास में आए ही नहीं, मस्त घर पे बैठे बैठे अपन देखे, है ना? ऑनलाइन ही करना है, रिवीजन के लिए अच्छा है। ठीक है। इन्वेंट्री का बैकअप ऑलरेडी है वैसे। हाँ, अब रहने दो, रिकॉर्ड हो रहा है, पब्लिक हो जाएगा। रहने दो। कल पहली बार मुझे आप सब लोगों का इकोनॉमिक्स का शिकायत सुनने मिला। क्विज वगैरह में कुछ अच्छा स्कोर नहीं आया शायद सबका। इकोनॉमिक्स पढ़ना बंद है क्या सबका? देखो, मैं सीरियसली एक बात बता रहा हूँ, थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी सबको, लेकिन डेली थोड़ा सा टाइम हर सब्जेक्ट को दो, हर सब्जेक्ट को। मैं मानता हूँ अकाउंट्स और मैथ्स बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम मांगता है, और लॉ
राइटिंग की वजह से ज़्यादा टाइम खा लेता है। इकोनॉमिक्स को कंपैरेटिवली थोड़ा कम टाइम दे पाओगे, लेकिन ठीक है यार, अगर आप कम से कम आधा घंटा भी दो तो भी काफ़ी है इकोनॉमिक्स को, ठीक है। तो घर पे जाके आपको कम से कम 1.5 घंटा मैथ्स और अकाउंट्स को देना ही पड़ेगा, कम से कम, शायद ज़्यादा ही, ठीक है। और कम से कम 1 घंटा आपको लॉ को देना ही पड़ेगा, दैट इज़ बेयर मिनिमम, ओके। और कम से कम आधा घंटा इकोनॉमिक्स को देना ही पड़ेगा, ठीक है। एट दिस स्टेज इतना तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अगर इतना हम लोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि हमारे चीज़ें पाइल्ड अप होते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, और ये एक्यूमुलेट होने मत देना। अगर हुआ है पास्ट में, उसको जितने जल्दी हो सकता है क्लियर करो, क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा जमा हो गया ना, फिर नहीं कर पाओगे, फिर टेंशन आएगा लास्ट मोमेंट पे, फिर एकदम ही इंपॉसिबल हो जाता है, क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, फिर छोड़ने की बारी आ जाती है। ये नहीं करना, ओके। चलो, लिख लिया सबने? ओके, दैट्स इट। So this is basically the reducing balance method, सिंपल सा था, ओके ओके। अब एक नेक्स्ट मेथड जो है बड़ा बेहतरीन सा मेथड है, ठीक है, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड, ठीक है, SYDM, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड। दिस इज अनदर एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है। अब ये कैसा है इसको मैं समझाता हूं, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इट इज वेरी इजी, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन लेट्स नॉट अंडरस्टैंड दैट इन दैट मैनर। मैं एक सिंपल सा तरीका बोलूंगा, उस तरीके से आंसर आ जाएगा। बस मेरा एक अजम्पशन है इस तरीके को बताने से पहले, सब लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन जमता है पक्का? तो मैं अगर सबको बोलूं 3:2:1 तो उसका मतलब क्या होता है? 3:2:1 मतलब 3/6, 2/6, 1/6, बराबर? ये जमता है सब लोगों को। अच्छा, लास्ट में 1/6 मतलब पहले के 3/6 और 2/6 अगर माइनस हो गए तो लास्ट में 1/6 बचा, यानी 1 - 5/6 इज 1/6। ऐसे सब बातें बोल रहा हूं तो एलियन लैंग्वेज लग रहा है क्या सबको? नहीं लग रहा है ना? हाँ, अगर ये नहीं लग रहा है तो फिर ये आराम से जम जाएगा, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस मेथड वेरी केयरफुली, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इग्नोर्ड मेथड्स। इग्नोर्ड डेप्रिसिएशन में ऑल इंडिया लेवल पे SLM और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ही सब लोग फोकस करके जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज इंस्टीट्यूट क्यों पूछेगा? सिर्फ इसलिए पूछेगा क्योंकि आप पढ़ के ही नहीं गए, ठीक है। तो अगर पढ़ के गए तो स्कोर करना बहुत ईजी है इसमें। क्या है ये? लेट्स अंडरस्टैंड। सो सपोज कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 5 लाख, ठीक है। या एक काम करो, 5 लाख मत लिखो, रुको, डेसिमल्स में आए ना आए इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। एक काम करो, 6 लाख लिख दो। कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 6 लाख, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू इज फिलहाल 0, देयर इज नो सैल्वेज वैल्यू। लाइफ इज 5 साल, ठीक है। लाइफ इज 5 years, ठीक है। क्या करेंगे तो फिर देखो, इस मेथड से जो भी कॉस्ट है 6 लाख, इसको मुझे 5 साल में डिवाइड करना है, 5 years में डिवाइड करना है। तो 5 years में मैं इसे डिवाइड करूंगा इन द रेशियो ऑफ 5:4:3:2:1। सर ये रेशियो कैसे आया? 5 साल लाइफ है ना, तो आई एम काउंटिंग बैकवर्ड्स, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। अगर 3 साल लाइफ होता तो 3 2 1, 10 साल लाइफ होता तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बैकवर्ड्स। समझ में आया क्या किया? ठीक है। तो बस मुझे कैसे करना है, 6 लाख को 5:4:3:2:1 में डिवाइड करने का है। तो अब मेरे पहला साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो 6 लाख इंटू 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करना पड़ेगा ना सर। ये टोटल अगर 10 years रहा तो 10 + 9 + 8 + 7 + सब करना पड़ेगा ना। इसका कोई शॉर्टकट है क्या सर? है, n इंटू
एक मिनट, कैसा था, मैं खुद ही भूल गया यार, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला याद नहीं रहता मेरे को। 5, हाँ, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है। इससे किसी भी ये सब चीजों का टोटल मिल जाएगा। जैसे 5 years लाइफ है, लाइफ इज n, 5 इंटू 5 प्लस 1 इज 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपको टोटल। अब मान के चलो अगर 10 years लाइफ होता तो आप क्या करते, 10 इंटू 10 प्लस 1 इज 11 डिवाइडेड बाई 2, 55। सो 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 वो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल लोगे, टाइम बचाओ। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? यस, 6 lakhs इंटू 5 डिवाइडेड बाय 15, कितना आता है ये? 2 लाख। ठीक है, तो सबसे पहला कॉस्ट था 6 लाख, आपने पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना निकाल लिया? 2 लाख। व्हाट इज द WDV हेंस? 4 लाख। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का ओपनिंग WDV 4 लाख, तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन क्या 4 लाख इंटू 4/15 होगा? नहीं, यू आर डिवाइडिंग 6 lakhs इन द रेशियो 5:4:3:2:1। तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो 6 lakhs इंटू 4/15, 1,60,000। समझ रहे हो बात को? ये बात आपको ध्यान रखना है कि आप 6 लाख को ही 5:4:3:2:1 में डिवाइड कर रहे हो। तो सेकेंड ईयर में WDV इंटू 4/15 मत कर देना, सेकेंड ईयर में भी जो भी ओरिजिनल कॉस्ट था इंटू 4/15 ही करना है आपको। ठीक है, व्हाट इज द WDV हेंस? 4 लाख माइनस 160, 2,40,000। ठीक है, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन, अब 2,40,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन, यस, 6 lakhs इंटू 3/15। ठीक है, ये आता है 1,20,000। ठीक है, अब कितना बैलेंस बचा? 120 बचा। चौथे साल का डेप्रिसिएशन 6 lakhs इंटू 2/15 विच इज 80,000। ठीक है, बैलेंस बचा 40,000, ये आ गया यहां पे ओपनिंग बैलेंस। लास्ट 6 lakhs इंटू 1/15, 40,000, बैलेंस बच गया 0। एट द एंड बैलेंस इज 0। ठीक है, बहुत मुश्किल है, छोड़ के जाते लोग इसको। ऑनेस्टली बताना कितने जनों ने पिछले बार इसको छोड़ दिया था? इतना मुश्किल था ये? सोच के देखो एक बार। ठीक है, अब वी कैन नॉट गारंटी कब क्या आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर इसको छोड़ के जाओ और फिर बाद में इसको पता चले इतना इजी था और क्वेश्चन में आया और अपन ने नहीं सॉल्व किया, तो बहुत जान पे आता है फिर। ठीक है ना? देखो, मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं कि एज अ स्टूडेंट हम सब कभी ना कभी ऐसा चीज़ करते ही है, हम लोग कोई ना कोई चीज़ें छोड़ के जाते हैं, हम सभी करते हैं। मैं आज टीचर हूँ, मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, लेकिन एक टीचर भी कभी स्टूडेंट था, मैंने भी ऐसी गलतियाँ की हुई है, गलतियों से ही सीखा हूँ और आज सिखा रहा हूँ। ठीक है, मुझे भी याद है, मैंने एक बार ऐसा हुआ था, एक क्वेश्चन, एक टॉपिक छोड़ के गया था, छोटा सा टॉपिक था, उसके ऊपर एक अति 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 तुच्छ नेचर का एक क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं टॉपिक ही छोड़ के गया था, मैं कर नहीं पाया सॉल्व। बाद में जब उसका सॉल्यूशन पता चला, इतना सिंपल सॉल्यूशन, फिर जो पछतावा हुआ, अरे यार काश एक थोड़ा सा पढ़ के गया था तो 6 मार्क और आगे होते, पक्के थे वो 6 मार्क। ठीक है, तो ये होता है, कभी ना कभी हम लोग इस तरह की गलती करते हैं, लेकिन बात सिंपल सी है, दूसरों की गलतियों से अगर हम सीख ले तो हम गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना? जमा क्या किया? अब इस पे थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाता है ये,
है ना, थोड़ा मैथमेटिकल हो गया। तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होगा कि अपने को थोड़ा सा इंस्टीट्यूट भी घुमाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि इसके ऊपर एक ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन पूछ ले, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। कैसा ट्रू एंड फॉल्स आएगा? ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन में मान के चलो ऐसा कहा, कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 6 लाख, ठीक है, लाइफ इज 5 years, salvage value is 0, ठीक है, WDV ऑफ या WDV, एक मिनट, क्लोजिंग WDV ऑफ 4th year is 50,000, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, ट्रू और फॉल्स। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा, अब यहां पर तो मुझे आंसर मालूम है, चौथे साल का WDV कितना है, 50,000 तो है नहीं, ये आंसर मुझे मालूम है, लेकिन यहां पर मेरे पास कैलकुलेशन रेडी है। जरा सोचो, एग्जामिनेशन में तो कैलकुलेशन रेडी नहीं रहेगा ना, तब इतना सारा कैलकुलेट करेंगे क्या अपन, ठीक है। तो बात को समझने की कोशिश करो। यहां पर लगाओगे मैथ्स, कैसा मैथ्स लगाओगे देखो, अगर 5 साल लाइफ है यानी मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है 5, 4, 3, 2 और 1। ये पहला साल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, करेक्ट। अगर मुझे चौथे साल के एंड का WDV पूछा जा रहा है, चौथे साल के एंड का WDV, तो कैन आई से कि 4 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। 4 साल का डेप्रिसिएशन यानी 5, 4, 3 और 2 हो चुका है। सो 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14, 14/15 ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, करेक्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ, 6 लाख में से 14/15 इज ऑलरेडी चार्ज्ड एज डेप्रिसिएशन। कितना आता है देखो, 14/15 5,60,000. This is the depreciation that was already charged. So what has to be the WDV? 40,000. Alternatively, दूसरा तरीका, कहना ऐसे कि 4 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है तो 1 ही साल का डेप्रिसिएशन बाकी है। So WDV has to be equal to the last year's depreciation, which is 1/5. तो डायरेक्टली कैलकुलेट करो 6 लाख का 1/5. That has to be the WDV. ये है थोड़ा मैथमेटिकल, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछेंगे ऐसा पक्का नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं। जमा ओके, 1/5 सॉरी 1/15, मैंने 1/5 बोला, सॉरी 1/15, माई मिस्टेक, 1/15, नॉट 1/5, 1/15। चलो अब एक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नया है इसलिए इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की हमें जरूरत है, ठीक है। और इस प्रैक्टिस में मैं आपसे डायरेक्टली कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप चाहो तो पूरा डिटेल में कैलकुलेशन करके आंसर बताओ और आप चाहो तो उसको शॉर्टकट में बताओ, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चंस क्या क्या है ध्यान से सुनना, 1 मिनट रुक जाओ। फैक्ट्स आपको दे दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 1,
2. Depreciation for year 4 and depreciation for year 9. फर्स्ट वाला ईयर 4. कॉस्ट इज शेवंती 5000. इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 3 लाख. सैलवेज वैल्यू है 0 और लाइफ है 12 साल ओनली. हाँ हाँ, शेवंती 5, शेवंती 5 लेक. ठीक है, शेवंती 5 लाख, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 3 लाख, सेलवेज वैल्यू है 0 और लाइफ है 12 ईयर्स. फॉर ईयर 4 आ भी सकता है, पता नहीं. व्हाट इज द टोटल बाय द वे? डिनोमिनेटर क्या है? 78. पक्का? ठीक है. एक गलती के बारे में बोल दूं जो हो सकता है कि बाद में बोलूं? बाद में, ठीक है. हाँ, ओनली 6 क्वेश्चंस. आ गया सबका आंसर? हो गया, 1 सेकेंड. ये ब्रह्मदेव है रे बाबा. आ गया? अरे इनको पूछा. हाँ, सभी लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, आंसर हर बार सही आना जरूरी नहीं होता, ट्राई करना जरूरी होता है. ठीक है. हम्म 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 बाकियों का मिलता जुलता आ रहा है कि अलग आ रहा है? अलग आ रहा है. ठीक है, क्या आ रहा है फिर आंसर? ओके. ओके ओके.
जैसे ही सबका हो जाए मुझे बता दो, देखते हैं। हाँ, लेकिन ओपनिंग WDV ऑफ ईयर 9। हार नहीं मानना, कंफ्यूजिंग हो रहा है तो भी हार नहीं मानना, कोशिश करते रहो। मैं तो बताऊंगा ये आंसर। चलो, क्या गलती हो सकती है वो बता दूं अभी। पता नहीं, मैंने तो कहीं कैलकुलेशन किया ही नहीं अभी। मैंने ऑन स्पॉट फ्रेम किया अब भी के अब भी, तो मुझे भी नहीं पता क्या आंसर। और मैं मैथ्स में इतना अच्छा भी नहीं हूं कि पटपट जबानी कैलकुलेट कर लूं, मुझे भी कैलकुलेटर का सहारा लगेगा थोड़ा। चलो, मैं और 1 मिनट रुकूंगा, उसके बाद शुरू करता हूं, ठीक है। एक मिनट रुक रहा हूं। नहीं, नहीं होगा। ब्रह्मदेव रुको थोड़ा। ओके, चलो, हो गया 1 मिनट। बिफोर आई मूव ऑन, बिफोर आई सॉल्व इट, मैं सबसे पहले इसको मैथमेटिकली देखता हूं कैसा है, ठीक है। चलो भाई, मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगर यूज करूं, सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं विद 78/78 यानी 1। इसमें पहला जो डेप्रिसिएशन है वो है 12/78। दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या बचेगा, 66/78, ऐसे ही कुछ है ना। दूसरे साल मैं शुरू कर रहा हूं विद 66/78। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन इज 11/78। 12, 11, 10, 9, 8 है ना। तो कितना बचेगा, 55/78। तीसरे साल में मैं शुरू कर रहा हूं विद 55/78। अब डेप्रिसिएशन कितना है, 10/78। कितना बचा, 45/78। चौथे साल में 45/78 में से माइनस होगा अब 9/78। कितना बचा, 36/78। अब पांचवें साल में 36/78 माइनस 8/78। कितना बचा, 28/78। मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं सिर्फ मैथ्स लगा रहा हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। छठवें साल में 28/78 माइनस करूंगा 7/78। कितना बचा, 21/78। सातवें साल में 21/78 माइनस 6/78। कितना बचा, 15/78।
8वें साल में 15/78 माइनस 5/78 कितना बचा? 10/78। ठीक है, 9वें साल तक पूछा है ना मैंने, सो 10/78 माइनस नेक्स्ट क्या है? 4/78 कितना बचा? 6/78। ऐसे ही चलता जाएगा, कंप्लीट ही कर लेते हैं यार, 3 साल तो बचे। 6/78 में से माइनस करूंगा 3/78 बचेगा 3/78। उसके बाद 11th ईयर में 3/78 में से माइनस करूंगा 2/78 बचेगा 1/78। और आखिरी साल में 1/78 में से माइनस करूंगा 1/78 बचेगा 0। मैथ्स ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4 9/78। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4 कितना होगा? 78 lakhs कॉस्ट इंटू 9/78। यह है डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4। डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 4 इज 9/78। ठीक है, अब यहां गलती क्या होती है? लेट मी टेल यू। चौथे साल का डेप्रिसिएशन ना 4/78 किया। ऐसा कितने जनों ने किया? ठीक है, दिस इज द कॉमन मिस्टेक, ये होता है। ठीक है, दिस इज साइकोलॉजी, मतलब वो अपने को लगता है चौथे साल वो आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो ये संभल के। ओके, इट इज 9/78। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 9/78 नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 9 ये रहा, इट इज 4/78। Depreciation for year 4 was 9/78 and depreciation for year 9 is 4/78। ठीक है, चलो 4/78 कितना आता है फिर? ओके, तीसरा, क्लोजिंग WDV ऑफ ईयर 7। क्लोजिंग WDV ऑफ ईयर 7, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। ठीक है, क्लोजिंग WDV ऑफ ईयर 7 ये कितना है? 15/78 निकाल लो। 15/78, 78 lakhs इंटू 15/78। ठीक है, चौथा, क्लोजिंग WDV ऑफ ईयर 10। क्लोजिंग WDV ऑफ ईयर 10 कितना है? 3/78। ठीक है, निकालो 3/78। ठीक है, पांचवा, ओपनिंग WDV ऑफ ईयर 3। ओपनिंग ओपनिंग ऑफ ईयर 3 ये 55/78। 55/78। और इसी तरह से ओपनिंग WDV ऑफ ईयर 9, ओपनिंग ईयर 9 का ओपनिंग 10/78। Got it? कोई है जिसके 6 के 6 आंसर सही आए थे? एक, ओनली वन, कम ऑन यार, सिर्फ विराज का सही आया। ठीक है, कितने जनों के 5 सही आए सर? एक गलत हुआ। अच्छा, 4 सही आए, 4, 1 2, और 3 सही आए सर, 1, 2 सही आए, 1 2, सर एक ही सही आया सिर्फ। डोंट टेल मी एक भी सही नहीं आया। ठीक है, देखो, दिस इज नॉट समथिंग जिससे कि हम लोग डिमोटिवेट हो जाए या जिससे हम लोगों को बुरा लग जाए। अगर नहीं आया तो अच्छी बात है ना यार, क्लास में नहीं आया, सीख लिया। एग्जाम में ना आने से क्लास में ना आना अच्छा है, करेक्ट? गलती एग्जाम में करने से क्लास में करना अच्छा है, सीख तो लिया। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, देखो ये नहीं कि गलती कर रहे हो, गलती तो होना ही है यार, गलती कर करके तो सीखते हैं हम लोग, कौन सी बड़ी बात है गलती करना। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज
उस गलती से हमने सीख लिया और इस गलती को अब हम रिपीट नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, है ना? देखो पता नहीं, एक चीज बड़ा फनी है, लेकिन पता है जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है हम गलतियों से डर के बैकआउट करना शुरू कर देते हैं। हम बचपन में कभी, हम में से कोई ऐसा नहीं था। एक बार सोच के देखो, साइकिल चलाना जब पहली बार सीखे थे, नहीं गिरे क्या? नहीं गिरे क्या? कभी नहीं गिरे? कुछ तो हुआ होगा साइकिल चलाते वक्त, एक आधी बार तो गिरे होंगे। पहली बार जब साइकिल चलाए तो क्या हार मान गए? नहीं यार मेरे को जमेगा ही नहीं, कि फिर से साइकिल चलाया बराबर। अभी एग्जाम्पल सबके ऊपर वैलिड नहीं होता, पता नहीं कुछ लोगों ने साइकिल चलाया नहीं कभी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स। मतलब ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। उससे भी सिंपल एग्जाम्पल, पैदल चलना, जब पाँव पे चलना जब पहली बार सीखे, कोई भी बच्चे का, अभी आप देखते हो छोटे छोटे बच्चों को, यार नहीं गिरते क्या वो लोग? फिर भी कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं करते? बड़े होने पे ऐसा क्यों हो जाते हैं हम लोग? गलतियों से घबराओ मत, गलतियों से सीखो। हाँ सॉरी, हाँ, दिस इज मैथ्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। नहीं, वो पीछे वाले ब्लैंक पेज में मत लिखना, वहां पे कुछ और लिखना है। लिख लिया क्या वहीं पे? ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे समरी होगा वहां पे लिखना। सम ऑफ हिज डिजिट्स मेथड के बाद एक पेज मैंने खाली छोड़ा हुआ है। ये एक और चीज अब बताना है आपको मुझे, SYDM में ही। अगर वहां लिख लिया तो कोई बात नहीं, पीछे के ब्लैंक पेज में लिख लेना, लेकिन हेडिंग डाल देना SYDM का है। हो गया? अच्छा सॉरी, हाँ, ये कॉपी मत करो, ये मन से लिखो, सब लोग मन से लिखो इसको, मैं हटा रहा हूं इसको। वो मन से लिखो सब लोग, वो आना चाहिए सबको। देखो बात को समझो, जब हम इस मेथड को सीख रहे हैं तब हम इसके कैलकुलेशंस की बारीकी में जा रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। और ICAI है तो ICAI सीधा सीधा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ये तो अपने को भी मालूम है, कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके, मिक्सचर करके कुछ क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। सो हम लोगों को सिर्फ इतना तैयारी रखना है कि हर एक मेथड की बारीकी हमको मालूम है, ठीक है। हो गया?
लेकिन टेस्टी मेथड है ना बड़ा, बहुत यमी मेथड था ना ये। फूडीज को मेथड भी टेस्टी लगता है नहीं? हाँ, तो एसवाईडीएम लगा रहे अपन। तुम लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। नहीं सीरियसली टाइम नहीं निकल रहा है। टाइम मिला तो मैं पूछो, उसको पूछो, मैं इसमें कंजूसी नहीं करता, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो टाइम निकालते हैं फिर चलता है एक बार। नहीं लेकिन एक्चुअली टाइम क्यों नहीं मिल रहा है वो शायद तुम लोग समझ सकते हो, जो तुम्हारे सामने है। इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है। ये इसी अटेम्प्ट में लॉन्च करने के चक्कर में सीरियसली थोड़ा ज़्यादा हो गया अभी। मिल तो रहे तुमको थोड़ा थोड़ा, क्या करें अभी, एक साथ पूरा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यही चीज कंपाइल करके चलो, हो गया, फाइनली डन। लेट्स कम बैक। अब ओ सॉरी, गलत साउंड निकाल रहा हो यार, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ अच्छा, उससे अरे ओके भाई, अगर एसवाईडीएम हम लोगों ने जैसे अभी अभी सॉल्व किया, इसमें अगर कहानी में एक ट्विस्ट आ जाए, और वो ट्विस्ट है इन द फॉर्म ऑफ सैल्वेज वैल्यू, आता का है, ठीक है। सो एक और एग्जाम्पल, ठीक है। कॉस्ट है 7,50,000, 7,50,000, ठीक है। इंस्टॉलेशन कास्ट इज 2,50,000। इंस्टॉलेशन के पीछे लग गए 2.5 लाख, ठीक है। salvage value is 2 lakh and life is 12 years. ठीक है। अब मैंने जानबूझ के 12 लिया ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि इसका रेशियो प्रोपोर्शन आपने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ठीक है। ओके, अब सपोज मुझे कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो जरा ध्यान से, डेप्रिसिएशन अभी जो होगा ये होगा, पहले तो मुझे बताइए व्हाट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट? मतलब 80 lakhs, ठीक है। So historical cost of the asset is 80 lakhs, correct? Minus salvage value कितना है? 2 लाख, ठीक है। इसको डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ 12:11:10:9:8:7:9:6:5:4:3:2:1, समझे?
फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे सैल्वेज वैल्यू माइनस कर देना है और फिर उसको डिवाइड करना है, सिंपल। ओके, अब अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 3? थ्री बाय 78? नहीं, 10/78? किसका 10/78? बोलो क्या? हाँ हाँ, हाथ क्यों उठाता फिर? अच्छा ठीक है, ठीक है। दिस वॉज गुड, फनी था, अच्छा। ओके, एनीवेज चलो, कितना आ रहा है? 10 लाख। तो 78 लाख इंटू 10/78, बरोबर। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, नहीं, यही है डिफरेंस। सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड में आप कोई परसेंट नहीं लगा रहे हो, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड में आप एक रेशियो लगा रहे हो, ठीक है। व्हेन यू अप्लाई परसेंटेज, परसेंटेज इज ऑलवेज ऑन द ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग या ओरिजिनल कॉस्ट, उस पे, ठीक है। लेकिन यहां पर आप एक रेशियो लगा रहे हो, रेशियो लगाने के लिए यू हैव टू डिडक्ट द सैल्वेज वैल्यू। चलिए मुझे बताइए व्हाट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 7? बताइए, डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 7। 6 लाख। ठीक है, ईयर 7 का कितना होगा? 7/55, सॉरी 7/78, 6/78। अच्छा, अब नहीं करोगे गलती, बराबर। चलो गुड। तो इट इज 78 लाख इनटू, अगर किसी को दिक्कत जा रही है मैं एक और बार बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7th का डेप्रिसिएशन, 6/78। कोई है जिसको दिक्कत जा रही है समझने में? एनीवन? ओके ओके, अगर ऑनलाइन किसी को डिफिकल्टी जा रही है प्लीज पोस्ट दैट ऑन द डाउट पोर्टल, ठीक है। चलो 6/78 आ गया आंसर। अब कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। ओके, रेडी फॉर दिस ऑल ऑफ यू? अब आएगा कुछ तो भी गड़बड़। कैसा गड़बड़? देखो, सपोज अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईयर 9, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईयर 9, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? रेशियो निकाला है ना आपने? 6 लाख निकालो तो सही, सबने निकाल लिया, ठीक है। When you will do the actual calculation, आपका आंसर जो आपने शॉर्टकट से निकाला उससे मैच नहीं करेगा। क्यों? Let me tell you this. देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को। देखो, आपने जब असेट खरीदा, असेट का ओरिजिनल कॉस्ट क्या था? ओरिजिनल कॉस्ट 80 लाख है ना। चलो, तो आपने एसेट खरीदा, तो आपने एसेट को कितने से डेबिट किया? 80 लाख से। क्या आपने सैल्वेज वैल्यू की अकाउंटिंग की? अभी नहीं की। गेटिंग मी? अब आप पहले साल में जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, ये 78 लाख पे निकाल रहे हो। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 78 लाख इंटू 12/78, कितना आता है वो? 12 लाख शायद, है ना। तो ये जो 12 लाख आपने निकाला, ये 78 लाख पे निकाला, लेकिन आपने डेबिट क्या किया यहाँ पे? 80 लाख। ये बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यू आर नॉट अकाउंटिंग दैट 2 लाख, वो सैल्वेज वैल्यू है, उसकी अकाउंटिंग एंड में करोगे, अभी नहीं करोगे।
So depreciation calculation is on 78 lakhs, लेकिन amount debited in asset account is 80 lakhs. So there will always be a difference of 2 lakhs. देखो यहां पर आपने 12 लाख कैलकुलेट किया, व्हाट इज द बैलेंस देखो एक बार 68 lakhs, ठीक है. अब आपके शॉर्टकट के मुताबिक आप एक बार कैलकुलेट करके देखो. आपके शॉर्टकट के मुताबिक 78 lakhs इनटू व्हाट इज द क्लोजिंग WDV शॉर्टकट के मुताबिक 6/78. ओके नहीं पहले साल का बताओ मुझे, पहले साल का क्या होना चाहिए क्लोजिंग WDV 66/78. निकालो एक बार 66/78 देखो क्या आ रहा है 66 lakhs, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस एक्चुअल में कितना है देखो 68 lakhs. क्यों 2 लाख का डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ दैट सैल्वेज वैल्यू, वो आपने अभी तक अकाउंट किया ही नहीं है. अब इसी तरह से देखो दूसरे साल देखो 68 lakhs ओपनिंग बैलेंस हो गया यहां पर. अब दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकालो 11/78 कितना है 11 लाख. दूसरे साल का डेप्रिसिएशन इज 11/78 दैट इज 11 लाख. बैलेंस क्या बचा देखो 68 - 11 कितना बचा 57. अब अपने शॉर्टकट के मुताबिक कितना रहना चाहिए 78 lakhs इंटू 55/78 ऐसे ही होना चाहिए. ये आता है 55 lakhs, लेकिन क्या बैलेंस दिख रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Always you will find a difference of 2 lakhs. Why that 2 lakh difference? क्योंकि that is the salvage value which was considered in calculation of depreciation but was not accounted yet. Okay? तो अगर आपको क्वेश्चन में salvage value दिया है तो आप क्या करेंगे? आप यहां पर वही शॉर्टकट लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. 78 lakhs इंटू 6/78 यही किया ना आपने. तो ये करो, लेकिन इसमें अलग से ऐड कर दो salvage value. समझे बात को? तो ये आपका आंसर क्या आ रहा था 6 लाख. इसमें अलग से ऐड कर दो 2 लाख, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा 8 लाख. आप जब भी आंसर निकालोगे वही शॉर्टकट लगाओ, लेकिन उसमें जो भी सैल्वेज वैल्यू दिया है उसको अलग से ऐड कर दो. दैट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस. समझे बात को? मुझे अभी आंसर बताओ आप लोग. ओपनिंग बैलेंस, ध्यान देना मैंने पूछा ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईयर 6 38 28 30 lakhs. देखो जब मैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईयर 6 पूछ रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईयर 6 वैसे क्या है 28/78 करेक्ट. सो 28/78 निकालूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए 28 लाख करेक्ट. तो मैं यहां पर तो वैसे लिखूंगा 78 lakhs इंटू 28/78 ये तो है, लेकिन प्लस 2 lakhs जो भी सैल्वेज वैल्यू अलग से ऐड कर दो. तो ये कितना आया 28 lakhs प्लस 2 lakhs. तो दिस विल बी 30 lakhs. जस्ट एक रफली एक और ट्राई कर लो, ठीक है. यहां पे लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही ट्राई कर लो. व्हाट विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईयर 11? What will be the opening balance of year 11? Year 11 मतलब ये जम गया. क्या करना है? This is SYDM. नहीं, डेप्रिसिएशन में नहीं, सिर्फ बैलेंस में. ठीक है. चलो स्ट्रेट लाइन मेथड जम गया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जम गया, SYDM अच्छे से जम गया. अब SYDM में क्वेश्चन आया तो गलती नहीं होगी. ठीक है, कैन आई अज्यूम सो? अब कौन सा? वो तो यहीं पे लिखा था मैंने. कहां लिखा? यहां पे लिखा था.
हाँ हाँ, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईयर 6। हाँ पीछे वाले पेज में, ये SYDM के बाद वाले पेज में। क्लोजिंग बैलेंस, हाँ एक मिनट, देखो इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछता है उसमें अकाउंटिंग, कैलकुलेशन, चेंजेस सब कुछ मिला के पूछता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर स्पेशल क्वेश्चन पूछना हो तो वो कैलकुलेशन पे ही घुमाएंगे अपने को, अपन ने वो देखा है। जनरली ऐसा नहीं आता, जनरली ये सब मिक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलो बता दूं क्या डिप्लीशन, मतलब सिर्फ डिप्लीशन बता दिया तो तुम्हारा प्रोडक्शन यूनिट्स और मशीन आवर वैसे ही हो जाएगा। नहीं कल नहीं है, कल किसी का भी नहीं है, कल कोई भी क्लास नहीं ले रहा है। हाँ कल नहीं है, कल एक पॉसिबिलिटी है कि कल शायद मैं आप लोग का ऑनलाइन ले लूँ, लेकिन देखते हैं, फाइनल नहीं है। हाँ नहीं नहीं नहीं, सारे हो नहीं रहे ना, इसलिए तो बोल रहा हूं मैं। मेरा इरादा था, लेकिन अगर एक भी क्लास हो रहा है तो मैं भी रख लूंगा, लेकिन अगर एक भी नहीं हो रहा है तो मेरा भी नहीं, ठीक है। तो मैं अपना ऐसे ही रख रहा हूं कंडीशन, अगर अमन सर, राहुल सर में से किसी एक ने भी क्लास रखा तो मेरा भी क्लास है, और अगर नहीं है तो मेरा भी नहीं है। अब देखो मैथ्स में क्या अनाउंस होता है, अगर अमन सर नहीं ले रहे तो मेरा भी नहीं है, अगर अमन सर ले रहे तो मेरा भी है। अब वो तुम लोग देखो, ठीक है। चलो